बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो फैसले हुए उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं जी, उन पर इत्तेहादी जमातों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया और पार्लियामेंट जो है उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात देने की बात की गई। पार्लियामेंट के वाले से बड़े अहम फैसले होंगे आने वाले दिनों में और काबीना ने वज़ीर आज़म साहब को ये भी कहा है कि वो जो फैसले हैं उसकी पार्लियामेंट तौसीक करेगी और इलेक्शन के जो फंड्स का इजरा है वो मामला भी पार्लियामेंट देखेगी। अब इस पूरे अमल के अंदर वज़ीर आज़म साहब जो है उन पर तो काबीना ने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया, इत्तेहादी जमातों ने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया और साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने जो इत्तेहादी जमातों का इजलास था उसमें क्या बातें की उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दी गई डेडलाइन है, हुकूमत को दी गई डेडलाइन, वो ख़त्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बैठेगा और वो इसकी समाअत करेगा और वो फिर सियासी जमातों के दोबारा से जवाब आएंगे। लेकिन सर अब मैं समझता हूँ कि शायद जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे इस वक्त जो है इतनी एमरजेंसी में ये व्लॉग करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ खबरें ऐसी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो और उनकी इत्तेहादी जमातें अब ये समझती हैं कि हम अदलिया को जवाब देने के पाबंद नहीं हैं और एक ऐसे वक्त में जब अदलिया एक जमात को ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि उसकी फेवरिज्म में फैसले कर रही है और हुकूमत ये समझती है, ये हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, हुकूमत ये समझती है कि सिर्फ एक सूबे को टारगेट करके तमाम सूबों के आइंदा के जो इलेक्शंस हैं, जो जनरल इलेक्शंस होंगे, उसको भी मुतनाज़ बनाया जाएगा। और देखें ना, डेफिनेटली जो पंजाब विन करेगा, जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा, वही फेडरल के अंदर गवर्नमेंट करेगा, वही फेडरल के अंदर हुकूमत बनाएगा, वही मरकज में हुकूमत कायम करेगा। तो जब आप एक सूबे को टारगेट करेंगे और फिर आप कहेंगे कि जी सिर्फ पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस होने चाहिए और पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवा दिए जाएं, वो जो अमल है वो पूरा हो जाए और उसके बाद जो बाकी इलेक्शंस हैं, जो बाकी सूबों के इलेक्शंस हैं, वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर हों, तो सर इसका मतलब फिर लोग ये समझेंगे कि सिर्फ टारगेट पंजाब को किया जा रहा है एक मखसूस मंसूबे के तहत, एक मंसूबा बंदी के तहत पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, पंजाब को दीवार से लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो फैसले हुए इत्तेहादी जमातों के इजलास में, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो तबीयत है वो नासाज है, सुनने में आया। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी पर जो है एक खबर ये आई कि जी जो बेंच है वो डी लिस्ट कर दिया गया और जो समाअत होनी थी वो जी अब सुबह होगी समाअत, फिर 3 रुकनी बेंच बैठ जाएगा। और जो हुकूमत को अदलिया की जानिब से डेडलाइन दी गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसमें कहा गया था कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो बराह रास्त 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करे, लेकिन उसकी जो मंजूरी है वो तो पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना भी बोले, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, वज़ीर आज़म साहब ने इत्तेहादी जमातों के इजलास में बड़ी अहम स्पीच की और बड़ा जो है वो आप समझ लें कि इंकशाफात से भरपूर जो है उन्होंने बातें की। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं जी, उन्होंने एक तो जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा था उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो फैसला है वो 4-3 की अक्सरियत से आया। जब आप सबको शायद याद होगा कि गुलाम महमूद डोगर तबादला केस जो था, ये सारा मामला उधर से ही शुरू हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं मौसूफ आप अस खुद नोटिस लें, वो अस खुद नोटिस ले लेते हैं, वो बना देते हैं 9 रुकनी बेंच, उसमें से 2 जजों पर इतराज आ जाता है, बच जाते हैं 7, 2 जजेस पहले फैसला सुना देते हैं, बच जाते हैं 5 जजेस में से 2 जजेस वही फैसला सुना देते हैं जो पहले 2 सुनाते हैं। तो 4-3 के तनासुब से जो फैसला आया उसको तो हमारे ऑनरेबल जजेस मानने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि जी नहीं जी वो तो फैसला ही कोई नहीं है। लेकिन सर मेजॉरिटी का फैसला है, अक्सरियत का फैसला है। अक्सरियत ये कह चुकी है
कि इलेक्शंस अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन हम उस फैसले को नहीं मानते। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि फैसला 4-3 की अक्सरियत से आया, हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं किया। फिर उसके बाद 3 रुकनी बेंच बैठता है और जब ये सारे जजेस अलहदा हो जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, ये 3 जजेस बैठकर फैसला दे देते हैं। इन्हीं 3 जजेस के ऊपर तो गवर्नमेंट को इतराज़ था, इन्हीं के ऊपर तो रिजर्वेशंस थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जी ये फैसला सुना देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं किया गया। इस 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन फंड्स का जवाब मांगा है। पार्लियामेंट ने जो फैसले किए, जो करारदादें मंजूर की, ये मामला भी पार्लियामान के सामने लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद इलेक्शंस की तारीख अक्टूबर या नवंबर को बनेगी। पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम किया जाए, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं। फिर जो काबीना है जी उसने इत्तेहादी जमातों के फैसलों की तौसीक कर दी है और इलेक्शन के लिए फंड्स का जो इजरा है वो मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि हम अदालत को जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं और पीपल्स पार्टी समझती है कि अदलिया के 3 जजेस बादियो नज़र में बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत काबिल एहतराम जजेस जो हैं वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। वो ये समझते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी जमात। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं जी वो एक बात तो तय है, बिलावल साहब और इसहाक डार साहब के ऊपर बाद में आऊँगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर चीफ साहब कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारा हुक्म नहीं मानती और हम लगा देते हैं तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने से पहले उनको भी 1000 बार सोचना पड़ेगा कि जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं इज्जत माब, बहुत ही काबिल एहतराम उमर अता बंदयाल साहब, जो उनकी सास महाजबीन नून और इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो लीक हुई है, उससे मुतल्लिक जो है वो फिर बातें बहुत ज़्यादा हाइप खड़ी करेंगी और हुकूमत फिर इसको एक नैरेटिव बना लेगी और हुकूमत कहेगी कि जी देखो ये जब एक ऐसे मौके के ऊपर ऑडियो लीक हुई है तो अब हमें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अगर तो ऐसा होता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि वज़ीर आज़म को, एक चीफ एग्जेक्टिव को आप सिर्फ ये कह के डिस्क्वालीफाई कर दें कि जी वो इलेक्शंस नहीं करवा रहा और वो जी इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं कर रहा। तो सर इलेक्शंस तो केयर टेकर्स ने करवाने हैं, इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 21 अरब रुपए के फंड्स बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने हैं, उसकी मंजूरी तो पार्लियामेंट से मिलनी है। तो जब पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक है, जब पूरी पार्लियामेंट का फैसला है कि इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होने चाहिए, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक अपनी आइनी मुद्दत पर होने चाहिए, तो सर फिर क्या वज़ीर आज़म साहब को नाहल करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेगी? फैसला तो पूरी पार्लियामेंट का होगा ना। पार्लियामेंट के 174-75 अरकान जो हैं वो फैसला पूरी पार्लियामेंट का होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बादियो नज़र में ये समझती है कि एक शख्स को नाहल करने से उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी? सवाल तो ये बनता है, वो एक को नाहल करेंगे, दूसरा वज़ीर आज़म आ जाएगा, वो भी इलेक्शंस नहीं करवाएगा, वो भी फारिग हो जाएगा। तो सर फिर कितने वज़ीर आज़म निकालेंगे? हमने आइन को देखना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। हमने ये नहीं देखना कि एक शख्स जिसकी इमा पर असेंबलियां तोड़ी गई वो चूं चूं का मुरब्बा लगा दे, चूं चूं की रट लगा दे और कहे कि जी इलेक्शंस करवा दो। ये कहां पर लिखा है सर कि एक बंदे के कहने पर असेंबलियां टूटी और वो कहता है कि जी आइन कहता है कि चूंकि 90 दिन में करवा दो। आइन ये भी कहता है कि असेंबलियां अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी करें, अपनी 5 ईयर टर्म पूरी करें, लेकिन वो नहीं। हम उस चीज़ की तरफ नहीं आते, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, हम उस चीज़ को नहीं मानते, उस फैसले को कबूल नहीं करते जो अदलिया की अक्सरियत का फैसला। 4-3 के तनासुब से वो फैसला आया और वो 4 जजेस नहीं फैसला दिया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस याही अफरीदी, लेकिन हम उस फैसले को कबूल नहीं करते। वो भी उमर अता बंदयाल साहब के जो हैं वो फाजिल जजेस हैं, वो इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इसी अदालत उज़्मा के जज हैं, लेकिन उनके फैसले को हम नहीं मानते। अब यहाँ पर आते हैं जी वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब के ऊपर, तो मैं बाद में बात करूंगा। अदलिया
शहबाज शरीफ साहब को किस बात पर डिस्क्वालीफाई करेगी? देखें, पहला पॉइंट तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि ये पूरी पार्लियामेंट का फैसला होगा, इसमें इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला हुकूमत पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जब पूरी पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम फ्रेम पर होने चाहिए, तो तमाम सियासी जमातें फिर अगला इंतहाई जो है वो कदम उठा सकती हैं। और वो ये हो सकता है कि जी वो ये समझते हैं कि अगर कोई जज पार्लियामेंट की तौहीन कर रहा है तो उसको पार्लियामेंट तलब किया जाए। ये भी बात हुई पार्लियामेंट में। ये जो तकारीर हुई बिलावल साहब की, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की, बर्जीस ताहिर साहब की, फिर उसके बाद आगा रफ़ीउल्लाह साहब की और एक खातून रुकन थी उनकी, तो उन तकारीर के अंदर ये बातें हुई और ये बातें डिस्कस हुई। ये बातें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। अब आते हैं जी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की तरफ और उनकी तरफ ये बात कर लेते हैं। एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था। फिर अदलिया के पास आखिरी ऑप्शन ये होगा कि अगर वो समझते हैं कि जी इतना आसान है तो इन्हें अदालत लगाना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना, तो वो अगर सब पर भी लगा दें तो सर फिर पूरी पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होगा, उनको 2 सीनियर जज साहिबान से परमिशन दरकार होगी। और वो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं वो सरदार तारिक और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। तो जो 2 ऑनरेबल जजेस हैं उनसे तो चीफ जस्टिस साहब को परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया चीफ साहब के लिए। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जो असेंबली में तकरीर की है, उन्होंने कहा कि जी पहली बार ऐसा होगा कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। अगर 2-4 माह की ताख़ीर हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें दीगर मामलात में उलझाने की बजाय अपना काम करने दें ताकि मुल्क बहरानों से निकल सके। इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि इंतखाबात के लिए फ़ंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है, गैर कानूनी काम के लिए मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत 4-3 के फैसले को तस्लीम करती है, 4-3 के अक्सरियती फैसले को तस्लीम करती है। 3-2 वाले फैसले को हम तस्लीम नहीं करते। ऐवान में बैठे लोग क्या गुलाम हैं कि जो आप कहें वो कर लें? वो अदालत को जो है वो ये बात कर रहे हैं कि क्या ऐवान में जो बैठे हुए लोग हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वो जो है वो नाहल हैं, वो जाहिल हैं कि उनको कहा जाए कि जी आप इलेक्शंस करवा दो तो आप इलेक्शंस करवा दो, जब पूरा ऐवान मुत्तफिक है भाई इस बात के ऊपर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शंस अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होने चाहिए। तो फिर जब 2 फरीक हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अब तक डिवाइड है, जिनका अपना घर डिवाइड है, उमर अता बंदियाल साहब इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके अपने घर में फूट है, जिनके अपने घर में दरारें पड़ी हुई हैं, जिनके अपने घर में लड़ाई चल रही है कि कुछ जज साहिबान एक तरफ खड़े हैं और दूसरे जज साहिबान एक तरफ खड़े हैं, तो वो अगर ये बात कर रहे हैं तो वो ये भी देखें कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इलेक्शंस की डिमांड कर रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इलेक्शंस अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होने चाहिए। सर इसका नुकसान कितना बड़ा है ये अंदाज़ा लगा लें आप। इलेक्शंस हम करवा देते हैं पंजाब में, ठीक है, वो इलेक्शंस करवाने के बाद अक्टूबर के अंदर फिर जनरल इलेक्शंस हैं, तो जो जनरल इलेक्शंस होंगे उस पर पंजाब के इलेक्शंस कितने असरअंदाज होंगे, कितना नेगेटिव इंप्रेशन, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका अंदाज़ा लगा लें आप। फिर दूसरी एक और बात कि आप एक सूबे को टारगेट करके कहते हैं कि जी उस सूबे के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए विद इन 90 डेज, तो जो केपीके की असेंबली टूटी वहां पर ये कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? दूसरा सवाल तो ये है कि वहां पर भी ये कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए। देखें, कानून दोनों सूबों के लिए एक ही होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पंजाब से दुश्मनी है तो जी पंजाब में इलेक्शंस होने चाहिए और केपीके जो है वो जी उससे मोहब्बत है तो केपीके के अंदर जी वो जो मामला है वो मुतलका फोरम देखेगा। वो भी अदालत का ही फैसला होना चाहिए, वो भी अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं तो केपीके में भी होने चाहिए, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन सर इस तरह तो नहीं होगा कि पंजाब को दीवार से लगाकर कहा जाए कि जी बाकी सूबे जो हैं वो अपनी मनमानी करें, अपनी जिद करें और जब दिल करे तो जी तब इलेक्शंस हो जाए, उधर जी मुतलका फोरम फैसला करे और पंजाब में जी फैसला आया कि जी हमने इलेक्शंस करवाने। तो सर ये सबको पता है ये फैसले कहाँ से और क्यों हो रहे हैं। बिलावल साहब ने जी कौमी असम्बली में तकरीर की है और बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनके साहबजादे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब,
वो कहते हैं कि जी फैसला पार्लियामान ने करना है कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। अदालत कैसे हुक्म कर सकती है कि पार्लियामेंट के वकार को भूल कर अदालत के अक़लियती फैसले पर अमल किया जाए। जजेस फैसला कर लें, तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना चाहते हैं या पीटीआई के टाइगर फोर्स के तौर पर याद रहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जजेस फैसला कर लें कि तारीख में अच्छे अल्फाजों में वो याद रहना चाहते हैं या पीटीआई के टाइगर फोर्स के तौर पर याद रहना चाहते हैं। वो आला अदलिया को, बिलावल साहब कह रहे हैं कि आला अदलिया ने पार्लियामेंट की तौहीन की है। हमने माजी में भी किसी हुक्म पर आइन को नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल करने का फैसला पार्लियामेंट कर सकती है। 3 जजेस ने तौहीन पार्लियामेंट की है, इनको पार्लियामेंट में तलब किया जाए। बिलावल साहब कहते हैं कि इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए, ये बिलावल साहब डिमांड कर रहे हैं। फिर बिलावल साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन का मामला इस्तेसाक कमेटी में उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ाना पार्लियामेंट की तौहीन है। पंजाब में ज़ोर ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है। ये बैकडोर से 1 यूनिट लाने की साजिश है, ये बैकडोर से 1 यूनिट लागू करने की साजिश है, वो ये बात कर रहे हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि अदलिया अपनी हदूद से, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही है, अपनी हदूद से तजावुज़ कर रही है। उन्होंने कहा चूंकि ये मामला पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट ने इसको हल करना है। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पर ये मामला हल होगा, ये मामला अदलिया की हदूद में नहीं आता। देखिए सर, हमने असेंबलियां तोड़ी और हमने असेंबलियां तोड़कर कहा कि जी हमारा दिल कर रहा था तो हमने हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए तोड़ दी। आप अंदाजा लगाएं, ये वो लोग हैं जो कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर निकले। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इनको बुलाया, एक एक करके इनकी तस्दीक की और इन्होंने कहा कि जी हमने इस्तीफे दिए हैं। जब इन्होंने इस्तीफे दिए, जब ये पार्लियामेंट से नॉकआउट हुए, तो उसके बाद अब ये किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। इमरान खान साहब जो 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़े, इमरान खान साहब अगर आज कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिए तो फिर उन्होंने बाई इलेक्शंस में कंटेस्ट क्यों किया? पहला सवाल तो ये बनता है। फिर ये किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि जी हमें पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया जा रहा, पार्लियामेंट की तौहीन की जा रही है। भाई असेंबलियों की तौहीन तो खुद तहरीक इंसाफ ने की। असेंबलियों से निकलकर, असेंबलियों से इस्तीफे देकर, एक जमात के, एक हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम ना करके इन्होंने तौहीन की, तौहीन पार्लियामेंट की, और अब कहते हैं कि जी हमें पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया जा रहा। जब इन्होंने रेजिग्नेशंस पर सिग्नेचर्स किए और उसकी अप्रूवल खुद इन्होंने अपने हाथ से, अपनी जुबान से की, और चीफ जस्टिस आज कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल सर, होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस आइन कहता है कि 90 डेज के अंदर होने चाहिए, लेकिन जो 21 अरब रुपया है वो ऐसे वक्त में, हुकूमत की बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर 21 अरब रुपया पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर लगाना है तो बेहतर नहीं है कि पूरे मुल्क के इलेक्शंस एक साथ करवा लिए जाए। ये जो कट्टी कट्टा निकालना है एक ही बार निकल जाए। बेहतर है कि सर हमने बार बार अगर इस मुल्क में इलेक्शंस करवाने हैं तो फिर तो ये रवायत चल पड़ेगी कि एक मुल्क में 2-2, 3-3 बार तो इलेक्शंस हुआ करेंगे। और इतना पैसा, इतने वसाइल आप कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो बातें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। ये कोई इतना आसान और इतना कोई जो है ना, वो आप समझ लें कि इतना कोई आसान मामला नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवाने और उसके लिए 21 अरब रुपया, सिर्फ 21 अरब रुपया, सिर्फ 21 अरब रुपया। कुछ लोगों की नज़र में ये सिर्फ 21 अरब रुपया, लेकिन 21 अरब रुपए की हैसियत उन लोगों की नज़र में टके की नहीं है जो समझते हैं कि जी हमारे पैसे से तो होने नहीं है। उनको भी पता है, ठीक है। और तहरीक इंसाफ जिसके पैसे से ये इलेक्शंस नहीं होने, ये जिसके पैसे से इलेक्शंस होने हैं उसको पता है ये मुल्क और कौम का पैसा है। ये भाई वो मुल्क और कौम का पैसा है जिसका अगर बेदरेक इस्तेमाल किया गया तो ये आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वो हमें जो है वो हम लोगों को कहेंगी कि आप लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा और गलत फैसला किया अपनी ज़िंदगी का कि आपने इलेक्शंस करवा दिए। और फिर आ जाए जी जनरल इलेक्शंस की तरफ, तो जनरल इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। वो तो फिर आपको भी पता है, वो तो मुझे भी पता है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल पार्लियामेंट जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। अदलिया का फैसला, उसका एहतराम, उसकी इज्जत
अदलिया का वकार, सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और हम करेंगे। इज्जत भी होगी, एहतराम भी होगा, अदलिया का वकार भी बहाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जजेस बैठ जाएं और वो कहें कि जी इलेक्शंस करवाओ और पार्लियामेंट को डिक्टेट किया जाए। बिलावल साहब कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को 3 जज साहिबान डिक्टेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शंस करवाओ, हम ये नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता। ये शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये जरदारी भी कह रहे हैं, ये फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, ये मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं, ये पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होंगे। तो सर अगर आपने एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में निकाला तो समझें फिर मामला गड़बड़ है। फिर आप समझें कि नताइज इसके बड़े भयानक हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब इसलिए खुशकिस्मत थे कि उनके दौर में सोशल मीडिया इतना फास्ट नहीं था और लोग जो है उस टाइम उनकी ज़ुबानों को ताले लगे हुए थे। जुडिशल एक्टिविज्म अरूज पे थी, जुडिशल मार्शल लॉ अरूज पे था। लेकिन अब सर हालात बदल गए, हालात बदल गए हैं वक्त के साथ साथ, और अब जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। हुकूमत डट चुकी है, इत्तेहादी जमातें डट चुकी हैं, पार्लियामेंट यकजा हो चुकी है कि जो तो इन्हें पार्लियामेंट करेगा उसको पार्लियामेंट तलब करेगी। और फिर सर मैंने आपको ईद वाले दिनों में बताया था, आपको शायद याद होगा कि जो मैंने आपके सामने वो खबर ब्रेक की थी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर, आप सबको याद होगा एग्जेक्टिव ऑर्डर। तो हुकूमत जो है वो अपने पास एक ऑप्शन ये भी रखकर बैठी है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करके मामला ख़त्म। समझ गए होंगे आप, इशारतन आपको समझ आ गई होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको इशारतन बात करनी पड़ती है, लेकिन अदलिया का एहतराम अपनी जगह। देखते हैं जी क्या होता है, इसका जो भी हल निकलेगा सुबह अदालती फैसले का जो भी हल होगा अदालत के जजेस जो अपने फैसले में लिख देंगे और पता चल जाएगा। लेकिन मामला सर गड़बड़ है, और गड़बड़ इतनी ज़्यादा है कि इस बार वो जो है ना दौर साकिब निसार का नहीं है, इस बार दौर जस्टिस आसफ सईद खोसा का नहीं है, इस बार इफ्तिखार चौधरी का दौर नहीं है। इस बार जो है वो लड़ाई आप समझें कि उसके नताइज बड़े भयानक नज़र आ रहे हैं जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।